जय हिंद। आज के करंट अफेयर एनडीए, सीडीएस, एफकेट और ओटीए के एज यूजुअल मैं राखी मैम अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर में करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन इस तरह देते थे तो नए नए हुए, आज याद आ गया तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट डिफेंस के 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, उदयगिरी 3 कमीशन हुए हैं कोलकाता पोर्ट में, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसको 3 आईएनएस कमीशन किए गए हैं वहां पे, तीनों को डेप्थ में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रिक्स की जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, अब इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। अब मीटिंग का नाम क्या है? ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। ठीक है, अब हर्ष मुझे बताएगा फर्स्ट एनएसए कौन थे भारत के। ये मैंने क्वेश्चन उस दिन कराया था, भारत के पहले एनएसए कौन थे? अजीत डोवाल तो करंट है ना, तो फर्स्ट कौन थे? अब फर्स्ट और करंट, अब आपको स्टैटिक्स जीके का एक क्वेश्चन किस तरह करना है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया एंड करंट अपॉइंटमेंट किस तरह करनी है, जिसकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एनएसए एंड द करंट। मैंने उस दिन सारे डिटेल में क्वेश्चन करवाए थे। विनीत नहीं, देखिए चलो, फर्स्ट एनएसए जो थे ब्रिजेश मिश्रा थे। कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा। और ये एनएसए की जो अपॉइंटमेंट की है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है इनिशिएटिव किस प्राइम मिनिस्टर का है? अटल बिहारी वाजपेयी का। और फर्स्ट जो एनएसए अपॉइंट किए थे ब्रिजेश मिश्रा, और करेंट जो है अजीत डोवाल है। तो ये ब्रिक्स, हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स इस साल भारत में होगी, भारत होस्ट कर रहा है। आपने एग्रीकल्चर ब्रिक्स मीटिंग देख ली, इंदौर में हुई। अब ये ब्रिक्स क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग। ये कहाँ, ये इसको लीड कौन कर रहे हैं? अजीत डोवाल। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। और ये मीटिंग भी कौन लीड कर रहे हैं? अजीत डोवाल। वैसे तो पूरा जो मीटिंग का टेक केयर कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एच जयशंकर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो मीटिंग को लीड कौन कर रहा है, सेकंड जो है ब्रिक्स एनएसए मीटिंग का जो थीम है इंपॉर्टेंट। अब देखो, हमने इस मंथ में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस देखी जिनके थीम्स थे, जिनके क्या थे? थीम्स थे, और सबके सब इंपॉर्टेंट है। जैसे योगा डे, आपको योगा डे का थीम पूछेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ रखिए, योगा डे के जो थीम है 2020 से लेके 2026 तक करने हैं। फिर 2020 से लेके 2026 तक जितने भी योगा डे के थीम्स आते हैं, बहुत बार हुआ है कि वो लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछते हैं। और एनडीए सीडीएस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ओटी और एफकेट में भी योगा डे का थीम। ठीक है, अब यहाँ पे थीम किसका? ब्रिक्स का पूछा जा रहा है। थीम क्या है? थीम मैंने लिखा नहीं है। थीम ऑफ द डिस्कशन ड्यूरिंग ब्रिक्स होस्टेड बाय non-traditional security challenges confronting the world today। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी चैलेंजेस। हर एक कंट्री में, खाली भारत में डीप स्टेट काम नहीं कर रही, बहुत सारे, आपने बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका देख लिया, नेपाल देख लिया, वहां पे डीप स्टेट ने क्या हाल किए इन कंट्रीज के। और इसी तरह इंडिया में भी हाई अलर्ट रहते हैं डीप स्टेट से। तो इसका थीम क्या है? इंडिया नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, अब आपको 3 पॉइंट इस ब्रिक्स से याद रखने हैं। ब्रिक्स 2026 होस्ट कर रहा है भारत, और इसको लेड करे एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की देखरेख में ये ब्रिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पे हुई? इंदौर, जिसको लेड किया किसने? शिवराज चौहान ने। अब ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग जो है वो उसको लीड कौन कर रहे हैं? अजीत डोवाल। और इसके साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग का थीम भी रिलीज किया गया है, और वो थीम क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे।
ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वैसे तो हम ब्रिक्स पूरा ही डिटेल में करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि कल हमने क्वेश्चन किया था, ये ब्रिक्स बैंक के, ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, बैंक का नाम क्या है आप, हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक पहली सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है, और वो सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी है अभी ने, कोई भी नहीं बोल, हर्ष, और वो सेंट्रल एशियन कंट्री है उज्बेकिस्तान। कौन सी है, उज्बेकिस्तान। जो लोग कल नहीं आए थे सुन लो, ब्रिक्स के कल जो है ब्रिक्स का जो बैंक है, अपना ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें सेंट्रल एशियन, पहली सेंट्रल एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स के बैंक को, और वो कौन सी कंट्री है, उज्बेकिस्तान। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का अपना बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में। कहाँ पे है, शंघाई में, ठीक है। आपको मैं थोड़ा रिपीट पीछे ले जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि याद हो जाएगा। ये देखो ब्रिक्स की फाउंडिंग कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये हम सबको पता है। बांग्लादेश ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया 2021 में, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने 21 में, इजिप्ट ने 23 में, अल्जीरिया ने 25 में, उज्बेकिस्तान ने 2026। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया, ब्रिक्स को नहीं, किसको, ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया। अब 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो अल्जीरिया, अल्जीरिया पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसने ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया। सेंट्रल एशियन पहली सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की पहली कंट्री है जिसने ब्रिक्स के बैंक को ज्वाइन किया। और अरब्स की, अरब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये इजिप्ट अफ्रीका में ही आती है, बट अल्जीरिया जो है और लास्ट ईयर पहली बार अफ्रीकन कंट्री 2025 में जो ज्वाइन करी है, इजिप्ट और अल्जीरिया, ठीक है। दोनों ही कौन सी हैं, अफ्रीकन देश है, याद रखिएगा। और एशिया का पहला जो देश बनता है बांग्लादेश, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं पीछे जा रही हूँ, स्लाइड थोड़ी पीछे करूंगी, जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल देख लें। ब्रिक्स के 5 कंट्रीज, ये हमने फाउंडिंग कंट्रीज पढ़ ली। 2023-4 में कुछ कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, देखिए वो देश कौन से हैं। 124 में जा 140 प्रोफाइल है, पेज है, ये रहा, ठीक है। यहां देखो और लिख लो जो जिनको नहीं आता। ओरिजिनली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना फॉर्म ब्रिक्स इन 2006, इन विच कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2011, दैट इज ए साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये भी अफ्रीकन कंट्री है। अब 2024 में हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइन ब्रिक्स, 5 नेशन ज्वाइन ब्रिक्स, ठीक है। नेम देम, कौन कौन से, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक मैंने खाई है यार यहाँ पे, कौन सी चेक करना, एक उस दिन इंडोनेशिया, सॉरी इंडोनेशिया नीचे लिखा है, ठीक है, इंडोनेशिया। कौन कौन सी है, EEIU, EE मीन्स इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, इंडोनेशिया, ईरान, I stand for Iran, I stand for Indonesia, E stand for Egypt, E stand for Ethiopia, and UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इथियोपिया दुनिया की पहली कंट्री है जिसने माइनिंग को बैन किया था 2018 में। क्यों किया था, वहां पे माइनिंग करने पे उनका वाटर जो था वो कंटेमिनेट हो रहा था, जिसकी वजह से इथियोपिया को माइनिंग को बैन करना पड़ा। ये भी याद रखिएगा, 2018-17 का करंट अफेयर है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता, बट ये 2017-18 का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये भी याद रखिएगा। याद हो गए विनय, चल बोल, न्यू 5 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया 2025 में, 24 यहाँ पे, 24 और 25 में इंडोनेशिया, बोलो। हाँ, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ 2025 करेंगे, ईरान के साथ 2024 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने हर एक क्वेश्चन को डेट्स के साथ याद करना है, क्योंकि इस साल हम जितने भी यूपीएससी के एग्जाम देख रहे हैं उनमें डेट्स क्या है, कॉमन क्वेश्चन है डेट्स का, ठीक है। 2019 के बाद डेट्स नहीं आई एग्जाम में, अब बहुत देर के बाद डेट्स जो है मेंशन की जा रही है एग्जाम में,
ठीक है। पार्टनर कंट्री, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अब पार्टनर कंट्रीज कौन सी हैं ब्रिक्स की, कौन कौन सी हैं? ये जो पार्टनर कंट्री है नॉट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, दीज कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ये कौन सी हैं? बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, ठीक है। ये भी याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। 2023 में भारत में G20 हुआ, 2023 में भारत में G20 हुआ, तो G20 के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन थे। इस साल भारत जो है ब्रिक्स को प्रमोट कर रहा है, किसको? ब्रिक्स को इनिशिएटिव हर जगह में ले रहा है। अभी वाराणसी में भी इसका फंक्शन हो चुका है, इंदौर में हो चुका है, नेक्स्ट हमने आज देखा, और यहाँ पे कल हमने एक और क्वेश्चन देखा, ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन किया उज्बेकिस्तान ने। इसका मतलब करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट समिट कौन सी है इस टाइम? ब्रिक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 का यूपीएससी में इस साल जितने भी एसएससी या कोई भी एग्जाम हुए हैं उनमें G2023 से क्वेश्चन था, ठीक है। 2020 G20 जो 3 थी वो भारत में हुई थी। इसी तरह ब्रिक्स 2026 जो एनडीए आज दे रहे हैं, भगवान करे उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं होता, सीडीएस की तैयारी करोगे तब भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे, भगवान करे हो जाए आप सबका, ठीक है। इस साल तो हो नहीं, सिलेक्शन मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे हम उल्टा तैयारी करें चाहे सीधा करें, ठीक है। सिलेक्शन मुझे चाहिए ही चाहिए। पार्टनर कंट्रीज के नाम भी याद करेंगे मेरे साथ, बेलारूस, बीबी, बेलारूस, बोल्विया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया। अब यहां से बड़े सुंदर से क्वेश्चन बनते हैं, खाली ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से एशियान देश कितने हैं जो ब्रिक्स के पार्टनर मेंबर हैं, ठीक है। एशियान, मलेशिया और बोलो वियतनाम, कितने? 2 कंट्रीज एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मानिक इस तरह ही क्वेश्चन निकलते हैं सीडीएस में। सीडीएस में या अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाए, ये क्वेश्चन इस तरह होते हैं, नेम द 2 एशियन कंट्रीज, ठीक है, जो पार्टनर है किसकी? ब्रिक्स की। 2 हो गए क्वेश्चन। अब अफ्रीकन कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो पार्टनर है? युगांडा, नाइजीरिया, बस, ठीक है। ओहो, क्यूबा साउथ अफ्रीकन कंट्री, ये थाईलैंड भी जो है ये एशियन कंट्री है, ठीक है। थाईलैंड भी एशियन कंट्री है। थाईलैंड मैंने नहीं देखा था मानिक, ठीक है। थाईलैंड ठीक बोल रहा है, थाईलैंड जो है एशियन कंट्री है। थाईलैंड क्या है? एशियन। कितने देश हैं? 11 देश हैं, एशियन 11 देश हैं। जो न्यू एशियन कंट्री ऐड हुई है वो है तिमोर लेस्ट। कौन सी है? तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट 11th एशियन कंट्री बनी है और तिमोर लेस्ट की कैपिटल दिल्ली, DILLI, ठीक है। और एशियन देश की सबसे छोटी जो कंट्री है, सबसे छोटी लैंडलॉक जो कंट्री है वो लाओस है। कौन सी है? लाओस, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और 3 एशियन कंट्री हैं जो पार्टनर मेंबर है, पार्टनर नेशन है किसके? ब्रिक्स के, ठीक है। 10 मेंबर मैंने बता दिए ब्रिक्स के, 5 तो आपको आते हैं, इथोपिया, इजिप्ट, न्यू जो है इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन डन हो, ब्रिक्स के सारे कंसेप्ट ठीक हो गए, ठीक है। ब्रिक्स के हमने पार्टनर मेंबर भी कर लिए, ब्रिक्स के मेंबर भी कर लिए, और ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर भी कर लिए। चल वनीत बोल, कौन कौन से हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बच्चा? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन कौन से हैं? नए वाले बेटे, नए ही है ना, पहले बांग्लादेश है, पहले बांग्लादेश ने ज्वाइन किया। ये है भैया, कौन कौन से हैं? अब हम मेंबर्स भी एक बार याद कर लेते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप देखो इसमें से पार्टनर कंट्रीज यूनाइटेड अरब एमिरेट थी, अल्जीरिया थी, उज्बेकिस्तान थी। 3 पार्टनर जो कंट्रीज मेंबर थी वो क्या बन गई? इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर बन गई, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह ही क्वेश्चन पूछते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने एमसीक्यूज नहीं किए, हमने एमसीक्यूज नहीं किए।
एमसीक्यूज क्या होता है, जब आप डिटेल में पढ़ रहे हो, जब आपको पार्टनर मेंबर्स पता है, याद है, फिर अगर आपको पूछा जाए उनमें से कौन से पार्टनर मेंबर्स हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं, तो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी मेंबर्स पता होंगे, आप उसी टाइम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आप पेपर देने जाओ, ब्रेन को, माइंड को और बुद्धि को, मन को खुला रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन घुमाइएगा, एग्जैक्ट आंसर लिखिएगा। टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है, ये कंट्री बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इजिप्ट, अल्जीरिया, इजिप्ट अल्जीरिया दोनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, कितनी होगी, 1 2 3 4 5। और एडिशन में बोर्ड ऑफ गवर्न जो है, ये मेंबरशिप बाय द बोर्ड ऑफ गवर्न, यूरुग्वे, कोलंबिया, इथोपिया, यूरुग्वे, कोलंबिया, इथोपिया। ठीक है, दे विल बी बिकम फुल मेंबर वंस दे कंप्लीट द फॉर्मल असेशन प्रोसेस। इनके प्रोसेस चलते रहते हैं, फिर ये मेंबर्स बन जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, ये जो स्कीम है इसको तेलंगाना ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, एग्जैक्ट मुझे याद, राउत बंधु नाम से। किसके नाम से, राउत बंधु। जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु ने लॉन्च की थी, फिर पूरे भारत में इंप्लीमेंट की गई। इसी तरह ये जो स्कीम है राउत बंधु, साउथ इंडिया में सबसे पहले लॉन्च की गई, और अब इस स्कीम को भारत में भी लॉन्च किया गया। पूरे भारत में ये स्कीम एक अच्छी थी, कोई भी स्टेट कोई अच्छी इनिशिएटिव लेती है तो सेंटर भी इसको अडॉप्ट कर लेती है। सेंटर की स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान स्कीम। ये जो किसान स्कीम्स हैं, इसमें क्या किया जाते हैं, 12,000 हर ईयर में, क्या 2,000 इंस्टॉलमेंट किसानों को दी जाती है। इस साल जो इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है प्रधानमंत्री ने, वो 23 इंस्टॉलमेंट थी। कौन सी थी, 23। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। प्राइम मिनिस्टर रिलीज 23rd इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किसान ट्रांसफॉर्मिंग, कितने करोड़ रुपीस, 1880 करोड़ ओवर 9.44। फार्मर्स कितने हैं, 9 फार्मर्स जो है ये आधार कार्ड से लिंक किए जाते हैं। ठीक है, इनको एक साथ पूरी रकम नहीं मिलती, साल में 4 बार मिलती है, 2,000 ईच। ठीक है, 12,000 हो गए, 4 हाँ नहीं 8 हुए, मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ 3 इंस्टॉलमेंट्स में होती है। ठीक है, 9.44। वैसे तो क्लास किसानों की है, ये किसान बैठे हो बड़े, बिन मुझे देखे हंस रहा है। अब नेक्स्ट, ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का भाई, पहले ना हमारे एक क्लास को रोकती हूँ। ठीक है, 2021 में जब हम कोविड के बाद पहली बार खोली ना, तब जेकेएसएसबी का क्लरिकल का एग्जाम था। बहुत सारे बच्चे थे, ज्यादातर मीन्स गांव से ही थे बच्चे। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते थे, कोई सर्दियों के दिन थे, उनका एग्जाम था, कोई मेथी उठा के ले आता था, कोई चावल का आटा ले आता था। मीन्स इतना सामान हो जाता था हमारे घर, यहाँ पे बांट के नहीं खत्म होता था। कितना खाएंगे हम, छोटी सी हमारी फैमिली है, तो जो भी आता बहुत शामिल टीचर आते उसको थोड़ा तू ले जा। घर जाते थे तो मोहल्ले में बांट देते थे। मतलब इतना, एक ने पता नहीं 10-15 किलो हमें चावल का आटा दे दिया। मतलब रोज वो वाला, मतलब सीजन जो था, बड़े सारे किसान मतलब स्टूडेंट थे वो ज्यादातर, तो डेली कुछ ना कुछ ले आते थे। कोई एक, तूने ब्रिंजल लाए थे ना एक बार, हाँ इसने ब्रिंजल लाए थे एक बार। ठीक है, कुछ ना कुछ आता ही है किसान बच्चों के घर से। अच्छा है, एक के दादू सैनिक स्कूल में थे, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया, मुझे। वो आते थे, कुछ नहीं बेचारे वेट करते थे, बुजुर्ग दादू थे, तो साइड में बैठे रहते थे। फिर मैं उनको क्या खिला सकते हैं हम किसी को, तो वो क्या करते थे, वो अपने घर से रोज साग ले आते थे। बेथुआ का साग एक कोई होता, मैंने कभी खाया नहीं था, फर्स्ट टाइम खाया था। वो रोज ले आते थे। अभी वो पिछले साल उनका यहाँ कोई आया होगा, तो उन्होंने वहां 3 साल पहले उनका पोता पड़ता था यहाँ पे, उन्होंने एक दिन स्पेशल मेरे लिए वो साग भेजा कि मैम को देना, कि वहां पे मैम रहती है, उनको देना। मतलब लोग प्यार करने वाले भी बड़े होते हैं, अच्छे लोग।
ठीक है, ये प्यार की बात होती है, सबके घरों में लगता है ऐसा नहीं है, प्यार की बात होती है, उनके प्यार और सम्मान की बात होती है। कोई सम्मान दे तो ले लेना चाहिए, सम्मान के साथ सम्मान ले लेना चाहिए, ठीक है। किसान ही देश की स्ट्रेंथ है, रोटी तो वही ना हो तो आज स्टारवेशन हमको हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखो मानिक, विशाल, चल मानिक, कोलकाता, मानिक नहीं विशाल, हाँ तो विशाल का नाम ही नहीं है, विशाल सर। कोलकाता पोर्ट का नाम क्या है? रीनेम, कोलकाता पोर्ट का रीनेम एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, है ना? यस, मानिक जी हो रहे हैं, हाँ। रोहित बोलो अच्छा, आरफ, वेरी गुड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, क्या है नाम? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है खांडला पोर्ट का नाम है। अब क्या बोल रहे हैं कि 3 इंडिजीनियस, भारत के 3 इंडिजीनियस आईएनएस जिनको कमीशन किया गया है कोलकाता पोर्ट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब ये 3 आईएनएस कौन से हैं? ये है आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस अग्रे एंड आईएनएस संशोधक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन पहले हर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको कमीशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब मोस्टली हम देखते हैं ज्यादातर कमीशन करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आप सोचोगे डिफेंस के क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस ओटीए एफकेट में, तो डिफेंस मिनिस्टर ने किया होगा। थोड़ा सारा ध्यान देना है, यहाँ पे किसने कमीशन किए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। महेंद्रगिरी 2020, अब ये कौन सा है? उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी, दोनागिरी, दोनागिरी। महेंद्रगिरी जो है 2024 में इंस्टॉल किया गया था, वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने किया था। किसने किया था? जगदीश धनखड़ ने। ये भी, अब ये उदयगिरी, दोनागिरी, महेंद्रगिरी, अब यहाँ पे कौन सा गिरी आपको कमीशन मिल रहा है? आईएनएस दोनागिरी। अब सबसे पहले ये चीज एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्या ये बला चीजें हैं आईएनएस, ठीक है। आप देखो, ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। किसका? 17A। पहले सबसे पहले लिखो प्रोजेक्ट 17A नोटबुक में, फिर लिखो बनाया किसने है? बिल्ड बाय इंडिजीनियसली है भारत ने 2014। आप देखो 2014 से पहले भारत की जो समुद्र की शक्ति थी, किसी गवर्नमेंट में मत जाएं, ठीक है, खुद खोलें, ठीक है, विकिपीडिया खुद खोलें, रिसर्च करें। 2014 से पहले भारत की समुद्र शक्ति कितनी थी और 2014 के बाद कितनी है? भारत ने 2014 में जो पहला इनिशिएटिव लिया वो स्कॉर्पियन सबमरीन थी। भारत ने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ली, बट ये टेक्नोलॉजी हमने फ्रांस से बायर की। किससे की? फ्रांस से। और बहुत एक्सपेंसिव ये टेक्नोलॉजी हमें मिली, जो कौन सी? स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन। स्कॉर्पियन सबमरीन 6 बनाएगी, 3 जो है V से बनाएगी, 3 M से बनाएगी, ठीक है, सॉरी 3 K से है, 3 V से है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, कल मुझे स्कॉर्पियन सबमरीन 6 के 6 आप बताओगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट किसका है? प्रोजेक्ट किसका है? इस तरह आपको क्वेश्चन लर्न हो गया। आज मैं प्रोजेक्ट 17A करवा रही हूँ, ये प्रोजेक्ट 17A है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के अंदर भारत ने कितने आईएनएस इंडिजीनियसली बनाए, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब भारत में साउथ इंडियन हिल्स के नाम पे। किसके नाम पे है? प्रोजेक्ट 17A जो है हिल्स के नाम पे है। नीलगिरी, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमगिरी आल्सो कमीशन इन 2025 इन अगस्त होगी लास्ट ईयर। और ये सारे जो है हिमगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दोनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी ठीक है, ये सारी की सारी आईएनएस रेडी हो चुकी हैं, कमीशन हो रही हैं, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। और इसको किसने बनाया है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी प्लेसमेंट होती है, जो इंजीनियर्स होते हैं यहाँ भी उनकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। इसको हम GRSC कहते हैं, क्या कहते हैं? GRSC। अब 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये कहाँ बनाई जाती है? कोलकाता। ये कहाँ बनाई जाती है? कोलकाता, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना है 7 फ्रिगेट, ये फ्रिगेट बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A और नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिकल इंडियन हिल रेंजेस। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट 17A प्रोजेक्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है? महेंद्रगिरी। अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं हिमगिरी और तारागिरी के बीच कौन सी बनाएगी? डेट इज उदयगिरी, ठीक है। और ये डेट्स भी मैंने साथ में दी है, कमीशन कब हुई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। INS नीलगिरी, जब INS, अब यहाँ पे ट्विस्ट कर रही हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे। जब INS नीलगिरी कमीशन कीगी, इसका इनॉग्रेशन किसने किया और नेवी चीफ कौन थे? एक। जब INS हिमगिरी कमीशन कीगी तो नेवी चीफ कौन थे? जब INS उदयगिरी कीगी, साथ में ही आप टेबल बनाओगे, घर जाके नेवी चीफ भी याद करोगे, क्योंकि ट्विस्ट होने में क्वेश्चन जो भी डालता ना, इंटेलिजेंट व्यक्ति ही UPSC का पेपर डालेगा और शानदार ट्विस्ट करता है आजकल क्वेश्चंस में, ठीक है। और आपको यहाँ भी ट्विस्टिंग देख सकते हो, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये याद रखिए GRSC ने बनाया, GR मींस गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने ये बनाई है। इंडिजीनियसली है 17A प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी भारत के हिल्स आते हैं उनको कमीशन किया जाएगा। INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, द्रोणागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लास्ट ईयर से बहुत बार क्वेश्चन करे हैं। ये शैलो वाटर क्राफ्ट सबमेरीन, ये शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, ठीक है, सबमेरीन्स हैं, ठीक है। शैलो है, शैलो का मतलब मींस ना ये ज्यादा डीप है ना ज्यादा ऊपर की तरफ है, ये शैलो है। शैलो वाटर, शैलो वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसको दो, ये 16 बनाई जा रही है। कितनी बनाई जा रही है? 16। अब 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। 8 जो बनाएंगे गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर कोलकाता, एक गोवा बनाएगा, ठीक है। अब ये शिप, ये देखो यहाँ पे ये है GRS, एक कोची, एक CLS कोची बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन नेवी इज करंटली एक्वायर्ड 16 अर्नाला क्लास एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। एंटी सबमेरीन ऑपरेशंस हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, माइंस लाइंस हैं। They are being built under 2 contracts split between Garden Research Shipbuilders Engineers and Kochi Shipyard Limited. कोची शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। अब 8 कौन से GRSC बना रहा है एंड 8 कोची शिपयार्ड बिल्डिंग कौन बना रहा है? लिखिए, GRSC ने कौन कौन सी बनाई है? INS अर्नाला 2025 में कमीशन हो गई है। अनड्रोट लॉन्च की गई है 2023 में। अंजादीप भी लॉन्च हो चुकी है। अमनी, अग्रे, अक्षय, अगाती एंड अजय, अजय भी लॉन्च हो चुकी है लास्ट ईयर 2025 में, लॉन्च इन सितंबर। अभी अगाती नहीं हुई, ठीक है। ये लिखिए INS अर्नाला, INS एंड्रोट, INS अंजादीप, INS अमनी, अग्रे, अक्षय, अगाती एंड अजय। अजय को क्या किया गया है? लॉन्च कर दिया गया है 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GRS ये भी इंडिजीनियसली है, भारत बना रहा है। ये 16 शैलो वाटर क्राफ्ट जो है सबमेरीन्स बन रही हैं भारत में। 8 GRSC बना रहा है और 8 कौन बना रहा है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हम हर NDA CDS में क्वेश्चन जरूर करते हैं, पता नहीं होता आ जाए, ठीक है। पूछे जाए आपको सीक्वेंस वाइज तो कब कब लॉन्च कीगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। लिख लो, अर्नाला, एंड्रोट, अंजादीप, अमनी, अग्रे, अक्षय, अगाती एंड अजय। नेक्स्ट इज कोची शिप बिल्डर, माही डिलीवर ऑन October 23-25, मालवान November 2023, मंगरोल लॉन्च इन November 2023, माल्क December 2023, मुल्की 2023। अभी ये INS मोडेरा, INS मापुसा एंड INS मुल्पा, अभी ये कमीशन भी नहीं हुई,
अब आज एक और क्वेश्चन दे रही हूं आपको, मैंने स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन दिया। सेकंड क्वेश्चन है, कौन कौन सी आईएनएस नॉर्थ ईस्ट के नाम पे रिसेंटली कमीशन की गई है? गुजरात के नाम, सूरत के नाम, स्टेट्स के नाम पे कौन कौन सी आईएनएस, और वो प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, दो प्रोजेक्ट दे रही हूं मैं आपको, एक स्कॉर्पियन सबमरीन, ठीक है, दूसरा है कौन कौन सी स्टेट्स के नाम पे आईएनएस रिसेंटली कमीशन की गई है। ठीक है, एक मैं बता देती हूँ, आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत वार्कशीट एंड महिंद्रागिरी को एक साथ कमीशन किया गया था, और इसको कमीशन किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लास्ट ईयर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो। माही, मालवान, मैंग्रोल, मालपी, मुल्की, मडेरा, मपासा एंड मुल्बा। ठीक है, लिख लो। ये याद करने भाई, आपका जीएस का पोर्शन जितना आपका मैथ का सिलेबस है उतना जीएस का डबल ट्रिपल है। ठीक है, आपका थोड़ा सा हल्का पेपर होगा बट इक्वल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट था संशोधक। इसको भी कमीशन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट में। अब ये क्या है? ये भी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आ चुका है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है एनडीए सीडीएस में आ चुके हैं। इस साल ये आएगा संशोधक। ठीक है, आईएनएस जो पहला आईएनएस है, ये हाइड्रोग्राफिक, भारत का पहला क्वेश्चन क्या था? नेम द फर्स्ट इंडियन हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल बिल्ड बाय गॉर्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर, डेट इज ए आईएनएस संदक। ठीक है, निर्देशक, इक्षक एंड संशोधक, ये भारत के 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख लो ऊपर। ठीक है, ये इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बनाया किसने? इंद्रजनियस लिया, और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स है। ठीक है, नेम द फर्स्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल ऑफ इंडिया, आईएनएस संदायक, and then name the latest commissioned hydrographic vessel of India in श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, संशोधक। ठीक है, डन, समझ आ रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े दिनों से सोच रही थी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आज जब रात को करने लगी तो ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था। फिर ऐसे मैंने सोचा था कि मैं पहले ही करवा दूंगी इनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे याद करते रहना। ठीक है, अभी ये 15 डेज में नोटबुक ही भर जानी है, पता ही नहीं चलना। ठीक है, मानी कभी डटे रहो, बिल्कुल कछुए की तरह, तो बिल्कुल सेट हो जाओगे। ठीक है, एसएसबी के लिए ठीक हो आप। एसएसबी में मैंने पहले दिन बोला है आपको, एंट्रेंस जैसे ही एंटर करोगे वो आप उनको पता चल जाएगा किसको लेना है। ठीक है, एसएसबी के लिए ठीक हो, वही थोड़ा सारा लिहाजा चेंज करना पड़ेगा। स्माइल, ठीक है, सोचता कुछ और है, क्या परेशानी है तो सी। जरूरी थोड़ी है गर्लफ्रेंड की कोई परेशानी हो, इंसान को अपने फैमिली की भी बहुत सारी परेशानियां होती है। ठीक है, जरूरी नहीं होता, सबका दिमाग वही घूमता है। ठीक है, देख मानी को, देख कितना पीछा। ठीक है, जरूरी नहीं होता लाइफ में एक ही परेशानी हो, बहुत सारी मल्टीपल परेशानियां होती हैं। क्या करनी है परेशानियां? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सक्सेस टू की। ठीक है, मुस्कुराने वाले व्यक्ति को कोई जज भी नहीं कर सकता, ये भी कभी परेशान होगा या इसके अंदर भी कोई दुख होगा। मुस्कुराते रहोगे, लोग पता क्या बनेंगे? तेरी जिंदगी तो बिंदास है भाई, तू तो हंसता ही रहता है या हंसती रहती है, तो मस्त होके जिंदगी जीती है ना? इसलिए मस्त होके जिंदगी जिए। ठीक है, पता भी ना चलने दे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, पर्सन है, जिनको वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम अवार्ड्स। कल मैं पूछूंगी, विशाल खड़े होना थोड़ा, फर्स्ट इंडियन टू गेट
नाइटहुड अवार्ड, नाइटहुड अवार्ड पहले भारतीय कौन थे या एशियन कौन थे जिनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया? एक तो हर्ष का ना मोबाइल फटाफट टिक 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 होता है, चल बोल। पहले भारतीय नाइटहुड अवार्ड किनको मिला और ये नाइटहुड अवार्ड कब रिटर्न किया गया, जिनको दिया? चल वनीत, वेरी गुड, वेरी गुड। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, आफ्टर द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न दिस टाइटल टू ब्रिटिशर्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई थी। 1850, यहां पे ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई थी और 1857 में वापस चली गई थी। आप बोलोगे, जो नए बच्चे बोलेंगे मैम कैसी बात कर रहे हो, हम तो 1947 में आजाद हुए। वो कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 टू 1857 तक रूल किया, ठीक है। 1857 के बाद रूल ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया, क्राउन ने किया। किसने किया? क्राउन ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्राउन ने रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि 1857 रिवॉल्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह एक तरह की हार ही मानी जाती है। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या बुलाना पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाना। जो फ्रेंच थे ना, उन्होंने भारत के कभी भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को छेड़ा नहीं, ठीक है, ना पोर्टुगीज ने। इनको पता था छेड़ेंगे तो नुकसान ही होगा। 1857 रिवॉल्ट में कॉर्टरेज का जो इशू हुआ, ठीक है, पिग एंड को का, उसके बाद सेंटिमेंट सारे हिल गए। उसके बाद उनको क्या करना पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली बैटल, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेगा। उसके बाद ही फेमाइंस आए भारत में। आज आपको एक चीज बताते हैं, जब फेमाइंस आए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? राइस, जितना भी इंडिया का वीट था, राइस था, सब कहां पे इंपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटेन में बेचते जा रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो है, न्यू बुक्स, एनसीईआरटी न्यू बुक्स, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैं न्यू बुक्स बार बार बोल रही हूँ, आप बेटा नए हो, न्यू बुक्स एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, पेपर वहीं से सेट होने वाले हैं। न्यू बुक्स एनसीईआरटी बोलती है, रॉबर्ट क्लाइव कहता है, बंगाल को पैराडाइज ऑफ द अर्थ। बंगाल को क्या कहता है? पैराडाइज ऑन द। हम पैराडाइज से पॉवर्टी की तरफ चले गए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। पॉवर्टी की तरफ कैसे गए? फेमाइंस हुए, 3 फेमाइन सबसे बड़े हुए। और फेमाइंस के टाइम ब्रिटिशर ने भारत का जो अनाज था ये ब्रिटेन बेचते जा रहे थे। इसी बीच 18 समथिंग में यहाँ पे दिल्ली दरबार में इन्होंने क्या किया? एक लैविश डिनर रखा, जिसमें सारे ब्रिटेन के कितने लोगों को वहां पे डिनर करवाया गया। भारत के लोगों को भूखा रखा और भारत के लोग भूखे रहे। और राइस, जितना भी अनाज था ना, वो कम पड़ता जा रहा था, लोगों को पूरा नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कैंप भी, रिलीफ कैंप भी लगाए इन अनाज के, इन पुअर लोगों के लिए, भारत के लिए, भारत को बाद में बोलते हैं पुअर लोगों के लिए। और उस बीच क्या हुआ कि ये सारे उन्होंने वहां पे आलीशान डिनर रखा लोगों के लिए। कितने हजार लोगों को उन्होंने डिनर में बुलाया, ब्रिटिशर्स को। और भारत के जो कम कैंप में लोग थे, पूरे कैंप में लोग, रिलीफ कैंप में भूखे रहे कितने दिन। और जितना भी अनाज था उठा के कहाँ बेचते थे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में एक टाइम ऐसा था, कॉन्स लॉ लगाए गए, कॉन्स लॉ इंप्लीमेंट किया गया था। कॉन्स लॉ क्या था कि ब्रिटेन में कॉर्न्स ही खाते हैं। आप जितने भी मैड एंगल खाते हो, ये ज्यादातर फॉरेनर्स, ये ज्यादा इंडिया की बनी नहीं होती। जितने भी हम चिप्स खाते हैं ये कॉर्न्स की बनी होती हैं। इंडिया में कॉर्न्स नहीं, इंडिया में कॉर्न्स हम कब खाते हैं? विंटर, जिसको हम मेज बोलते हैं या कॉर्न्स बोलते हैं। ब्रिटेन में इसको मेज कहा जाता है। इंडिया में हम कब खाते हैं? मक्के की आटा विंटर सीजन में, समर में तो हम खाते नहीं। वहां तो हर पूरे सीजन में कॉर्न्स ही मिलता है, वहां पे ये मेज मिलता है। इन्होंने वहां पे कॉर्न्स लॉ लाए थे कि वो किसी को भी सेल, कॉर्न्स लॉ जो है दूसरी कंट्रीज को नहीं देंगे। तो उनके अपने देश में इतनी भुखमरी थी कि कॉर्न्स अपने देश के लिए भी पूरे नहीं हो रहे थे।
जब उनको भारत आए तो उनको मुझे आज तक समझ नहीं है, हम इतनी पॉपुलेशन वाली दुनिया के लोग थे और हम पे किस तरह राज किया गया। इसका मतलब हम वीक थे, अभी भी हम वीक हैं और रहेंगे, इस तरह ही हम टूटेंगे। अभी भी हम सुधरे नहीं है, सुधर भी नहीं सकते, ठीक है। इतने सारे हम, इतना बड़ा देश होके 100-200 लोग हमारे अंदर आए और रूल कर गए, जितने भी इन्वेडर्स आए रूल कर गए। इसका मतलब यहाँ पे बुद्धि का कम यूज होता है और लोग पेट्रोटिज्म को कम मानते हैं कि पेट्रोटिज्म बहुत कम है। अभी तो पेट्रोटिक हुए तो 75 ईयर्स हुए हमें। इससे पहले हम अपनी अपनी स्टेट में, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड थे, कोई भारत नहीं था। आज भी आप साउथ इंडिया के लोग बोलते हैं कि साउथ इंडिया को अलग करो, किससे? भारत से। किससे? भारत। भारत नहीं, कोई भी ये भारत नहीं मानता इसको, ठीक है। सारी अपने, हम बोलते हैं हम जम्मू से हैं जी, हम JNK के हैं, हम यहाँ से हैं, ठीक है। बड़ी रेयर लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली साउथ इंडियन। और जो हमारे भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी, तमिलनाडु में क्राइसिस शुरू हो गया 1952 में कि किस लिए, कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों माना जा रहा है, उसको अडॉप्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। सिविल वॉर होना शुरू होगी तमिलनाडु में। बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं आस्ता आस्ता। तो प्राइस कर रहे थे कहां से कहां पहुंच गए, वैसे GS की सेक्शन है। चल आयुष, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। मनीत, आप देखो यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइटहुड अवार्ड, नाइटहुड एंड नोबेल प्राइज, ये दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर को दिए गए थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे टू गेट दिस बोथ प्राइज, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे 1911 में किंग जॉर्ज की प्रेज में ये नेशनल एंथम गाते हैं और बाद में हमने इसको नेशनल एंथम मान लिया, उसकी प्रेज में ये गाया गया। और बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज भी फाइल होती है, ये जो नेशनल एंथम है हमारा, इसको चेंज किया जाए। या नेशनल एंथम में देखो हमारे यहाँ पे सिंध, पंजाब, सिंध ये एरिया, सिंध भारत के पास नहीं है। आज भी हम क्या बोलते हैं? सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, ठीक है। इस तरह नेशनल एंथम है, यहां से स्टार्ट होता है सिंध पंजाब गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 3-4 साल पहले अपना नेशनल एंथम में चेंजेस किए थे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने नेशनल एंथम को चेंजेस करने की बात करती है। इसी तरह भारत के नेशनल एंथम को चेंज करने की बात बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो अपना एक सॉन्ग था, थीम सॉन्ग था, उसको क्या रखा जाए? भारत का नेशनल एंथम रखा जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितेंद्र के जैन को ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन, भारत इतना बड़ा देश है ना, आपको पता है पहला पीस प्राइज जो दिया गया, नोबेल पीस प्राइज, वो किसी भारतीय को नहीं मिला, जिसने भारत में मिशनरीज को फैलाया। कौन? मदर टेरेसा, उसको दिया गया नोबेल पीस प्राइज। भारत में बहुत सारी लेडीज थी तब, रमाबाई रांडे थी, सावित्रीबाई फुले थी, इनको पीस प्राइज नहीं मिला, ठीक है। किसको दिया गया? मदर टेरेसा को, ठीक है। इनको पीस प्राइज दिया जा रहा था, जबकि देने का हक किसको था? सावित्रीबाई फुले को मिल सकता था, रमाबाई रांडे को मिल सकता था, बहुत सी ऐसी भारतीय थी जिनको ये अवार्ड दिया जा सकता था, ठीक है। बट आप देखो जितने भी नोबेल प्राइज है ना, इनको थोड़ा सा रिसर्च करो, बहुत ही बायस्ड होते हैं, बहुत ही बायस्ड होते हैं। मैडम क्यूरी एक पहली व्यक्ति है, पहली फीमेल है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, एक तो केमिस्ट्री के लिए, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक फिजिक्स के लिए। यंगेस्ट पर्सन टू डाई, ठीक है, 21 ईयर में इसकी मृत्यु भी हो गई थी मैडम क्यूरी की। और भारत में पीस प्राइज 2 लोगों को दिया गया अभी तक, एक तो मदर टेरेसा है, दूसरे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी आप जानते होंगे, एनजीओ चलाते हैं गरीब बच्चों को, या जो हजार्डियस प्लेसेस में काम करते हैं उनको उठाते हैं, फिर अपने एनजीओ में सेटल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको दिया जाता है।
उसके बाद एनजीओ जो ये कैलाश सत्यार्थी है ना, इनको बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की तरफ से भी अवार्ड दिया जाता है। और एशिया की पहली जो फीमेल थी, पाकिस्तान ओरिजिन से है, पाकिस्तान से ब्रिटेन में रहती हैं, मलाला यूसुफ, ये पहली यंगेस्ट पर्सन है जिसको पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम एशिया एंड यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू गेट पीस प्राइज इन द ईयर 2014, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। महात्मा गांधी को अभी तक कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, बहुत से नॉमिनेट भी होते रहते हैं। इस साल आपने कंट्रोवर्शियल देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज चाहिए है। ठीक है, वो बोलता है मैंने ये वाली वॉर रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर लास्ट ईयर रुकवाई, फिर इजराइल की वॉर रुकवाई, फिर दो वियतनाम के बीच भी कुछ हुआ था उन कंट्रीज में, उनको भी मैंने, और मुझे क्या चाहिए, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब यहां सुनो, वेनेजुला में एक फीमेल है, अब वो पॉलिटिकल फिगर है, इस साल पीस प्राइज उसको दिया गया है। और वेनेजुला को उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। ठीक है, अब ये पढ़ के आना, कल थोड़ा बर्निंग टॉपिक है। वेनेजुला के पीस प्राइज जिसको मिला उस पर्सन को, और उसके बाद वेनेजुला में क्या हुआ। वेनेजुला ने आज अपनी सॉवरेनिटी पूरी खो दी है, यूएसए इस पे कंट्रोल करता है। जब कि हमने जो ये बकवास यूनाइटेड नेशन बनाया गया, ये किस लिए बनाए गए थे कि कोई भी किसी के ऊपर रूल ना करे, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो। क्या हो रहा है, यूएसए किसी को तो सुनता नहीं है, जब मन करता है एशिया के किसी भी देश के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, फिर कहीं भी जहां मन करता है वहां पे अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑयल है वहां पे अटैक कर देते हैं। ईरान में बहुत सारा ऑयल है, इराक बिल्कुल तबाह है, सीरिया बिल्कुल तबाह है। ठीक है, इजराइल का अपना ही क्राइटेरिया, इजराइल बोलता है कोई भी मिडल ईस्ट और एशिया में न्यूक्लियर पावर नहीं, इस्लामिक को भी न्यूक्लियर पावर होने नहीं देगा। ईरान को उसकी फिक्र लगी रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन है, जतिंदर के जैन, ये इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ अवार्ड्स हैं, रिपीट कर रही हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स अभी मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगी, चाहे एक हो चाहे दो क्वेश्चंस हो, आराम से करते जाओ, कोई हमें जल्दी तो है नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को सोल्विक्यास हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट हैं भारत के, ये पहले भारतीय बने हैं, रशियन ग्रैंड स्लैम मास्टर से सम्मानित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है, फिनेकल इनोवेशन अवार्ड के साथ। फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो दिया मांडो डुप्लेंटिस, और जिम्नास्ट है सिमोना बेल्स बहुत सारे अवार्ड ओलंपिक्स में जीत चुकी है, ये भी याद रखिएगा। ऑफिशियल थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ये योगा की है, ये कहां से आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इस साल एथलीट्स, भारत के कौन कौन से एथलीट्स को सम्मानित किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट्स। ठीक है, बेस्ट फीमेल जो है पारुल चौधरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, गुरबचन सिंह रंधावा एंड बहादुर सिंह चौहान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, बेस्ट स्टेट एसोसिएशन किसको दिया गया, तमिलनाडु एथलीट एसोसिएशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है ये 2 बार हो गया, तीसरा। अब योगा डे हम कल यहां से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैम देखना मैम आ गई हैं, पहले देखिए, आप नहीं आए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सर से पूछ के आना मैम आई है, नहीं आई तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। आगी मानिक बोला जाओ मैम जाओ। आ गई है, चलो आ गई मैम। थैंक यू, जय हिंद।